हरियाणा में भी कोरोना वायरस का ग्राफ अब नीचे आ रहा है। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 7,488 मामले सामने आए, जबकि 114 लोगों की कोरोना से मौत हुई। वहीं प्रदेश में 14,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए। तो हरियाणा में भी ग्राफ अब गिरने लगा है। यह राहत की बात है, लेकिन फिलहाल कोरोना के नए मामले सामने आने की जो चेन है उस पर ब्रेक और भी ज्यादा लगने की जरूरत है। 24 घंटे में 114 लोगों ने हरियाणा में कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई है। 14,729 मरीज कोरोना से ठीक भी हुए हैं। 83,161 एक्टिव केस प्रदेश भर में बने हुए हैं। तो क्या कुछ हालात हैं हरियाणा में, आंकड़ों के जरिए एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। तो हरियाणा में भी कोरोना का ग्राफ घट रहा है। 24 घंटे में 7,428 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में कोरोना से 114 लोगों की मौत हुई है। 14,779 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। कुल मिलाकर 6,799 लोगों की मौत अब तक हरियाणा प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से हो चुकी है और अब तक 83,161 एक्टिव केस फिलहाल मौजूदा समय में बने हुए हैं। और ये जिलेवार तरीके से देखिए आंकड़ा, गुरुग्राम में 1176 पिछले 24 घंटों में सामने आए मामले, फरीदाबाद में 506, सोनीपत में 430, हिसार में 830, अंबाला में 293, करनाल में 258, पानीपत में 371, रोहतक में 357, रेवाड़ी में 182 और पंचकुला में 241 नए मामले बीते 24 घंटों में रिपोर्ट किए गए हैं। कुरुक्षेत्र में 150, यमुनानगर में 310, सिरसा में 248, महेंद्रगढ़ में 469, भिवानी में 446 मामले सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि ये मामले धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। झज्जर में 288, पलवल में 244, फतेहाबाद में 253, कैथल में 124, जींद में 157। तो यमुनानगर के सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। तो धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि यमुनानगर में, क्योंकि देखिए प्रदेश भर में आंकड़े कम जरूर हुए हैं, क्या इसको ऐसे समझा जाए कि अब कोरोना की जो चेन है नए मामलों की उस पर ब्रेक लग चुका है? यमुनानगर में फिलहाल क्या हालात? देखिए, पिछले काफी समय से एक हफ्ते जो विस्तार हुआ था, जैसे यदि हम हमारी जो पॉजिटिविटी रेट थी 0.61% से भी नीचे आ गई जी। और अप्रैल ऑनवर्ड्स, मार्च में भी केसेस बढ़े और अप्रैल में काफी केसेस बढ़े और अप्रैल में हमारी जो पॉजिटिविटी है वो 17% चली गई थी और मई में ये बढ़कर और भी 23% चली गई थी जी। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो हमारे केसेस थे जो 400-450 के लगभग हो जा रहे थे, वो अब 400 से नीचे संख्या उनकी आ गई है। और पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि 300 समथिंग केसेस आ रहे हैं और इसके साथ ये भी है कि कुछ सैंपलिंग भी बढ़ी है जी। यानी कि जो एक्चुअल पॉजिटिविटी है वो कम हुई है और आज भी हमारे केसेस जो है वो 300 से भी कम है जो अब तक रिपोर्टेड केसेस। तो हम ये मान सकते हैं कि जो केसेस है उनका जो विस्तार जिस तरीके से एकदम से एक्सप्लोड हुआ था उसमें कुछ हद तक ब्रेक लगी है और केसेस अब कुछ कम आ रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये, जैसा आपने कहा कि सैंपलिंग भी ज्यादा हुई है, तेज हुई है और इसके बावजूद ये मामले जो हैं वो घट रहे हैं, ऐसे में क्या ये समझा जाए जो तीसरी लहर आने वाली थी जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि बच्चों पर इसका ज्यादा इफेक्ट होगा, क्या उससे बचने की एक स्थिति बनती दिख रही है क्या? देखिए, जो लहर एकदम से आती है वो एकदम से कंटिन्यूशन में नहीं आती, कुछ समय लगता है। और जो ये बम का प्रभाव जिसमें एक संक्रमण क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जाता है और इसमें जब हम इसको बचाव करते हैं, जैसे हमने पहले पीक में देखा पिछले साल जब सितंबर में एक महीना ऐसा था जब पूरे देश में मैक्सिमम केसेस आए थे, उसके बाद ये केसेस की रफ्तार कम हुई थी। तो दूसरी लहर जो आई है उसके 6-7 महीने के बाद हम कह सकते हैं कि अप्रैल के महीने में या अप्रैल और मई के महीने में पीक आई है, या जो हम स्पाइक्स कह सकते हैं जो मैक्सिमम आई है। तो इस हिसाब से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फिलहाल तुरंत कोई तीसरी लहर आएगी ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। और अगर यदि सभी
और इसके साथ साथ एक और चीज भी महत्वपूर्ण है साथ में जुड़ी हुई है कि अब हमारे पास वैक्सीन भी उपलब्ध है जी। तो हमें लगता है कि अगर हम सही तरीके से इसका पालन करें, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और साथ साथ हम अपनी पात्रता के अनुसार जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन करते तो बहुत संभव है कि हम इस जो तीसरी लहर से जो है बचाव कर सकते हैं, तो उतनी जो घातकता उस लहर की नहीं। बिल्कुल, तो गाइडलाइंस का पालन जरूर करना होगा ना कि जो मामले हैं वो कम हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेरा सवाल, वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, क्योंकि कई आरोप लग रहे थे कि प्रदेशों के पास वैक्सीन उपलब्ध नहीं है पर्याप्त मात्रा में। यमुनानगर में वैक्सीनेशन ड्राइव का क्या कुछ हालात हैं? यमुनानगर में हम जो हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव है वो लगातार जारी है और हम तीनों कैटेगरीज में, चाहे वो हमारे जो फ्रंटलाइन के वर्कर को, उसके बाद हेल्थ केयर वर्कर, और सभी को वैक्सीनेशन, इसकी जो हमारी रेशियो है 80% से भी ज्यादा लोगों की वैक्सीनेशन की कैटेगरीज में हो चुकी है जी। इसी तरह से जो 45 ऊपर के लोग थे उनकी भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन हो रही है। 18 से 45 की वॉल्यूम क्योंकि बहुत ज्यादा है और वो एक माध्यम सिर्फ पोर्टल से होता है, उसकी सप्लाई चेन में थोड़ा से इशू जरूर है, लेकिन लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब यमुनानगर जिले में वैक्सीनेशन ना हो रही हो। ये ठीक है कि जिस मात्रा में लोगों की एक्सपेक्टेशन है उस मात्रा में वैक्सीनेशन नहीं पहुंच रही है, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है और अब लोगों में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है, वैक्सीनेशन के प्रति रुझान भी बढ़ा है और लोग जल्दी जल्दी वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं, तो वो सिस्टम को प्रायोरिटाइज किया हुआ है। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे जो है इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया और तेज होगी और हम अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे और पूरे यमुनानगर में नहीं, पूरे देश भर में हालात इस तरह थे कि लोगों के बीच एक हिचक थी वैक्सीन को लेकर। क्या अब, क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव को चलते हुए काफी वक्त हो चुका है, तो क्या वो झिझक, वो जो एक कंफ्यूजन था लोगों के बीच में, वो क्या दूर हो पाया है? बिल्कुल, अब ये बिल्कुल एक बात बिल्कुल साबित है कि जो वैक्सीनेशन को लेकर झिझक और जो डर लोगों के बीच में था वो काफी हद तक अब कम हो चुका है जी। अब लोग वैक्सीनेशन की अहमियत को समझते हैं और जो डाटा हमारे पास भी आ रहा है, जितने भी हमारे नए हॉस्पिटलाइज पेशेंट हो रहे हैं या जिनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हो रही है, जो वैक्सीनेटेड लोग हैं वो इस बीमारी से, महामारी से बच रहे हैं। तो इस चीज को भी लोग लगातार समझ रहे हैं और वैक्सीनेशन के लिए खासतौर पे युवा वर्ग और बाकी लोग भी आगे बढ़कर वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं। तो इससे सीधा सीधा प्रतीत होता है कि जो वैक्सीन को लेकर भ्रामक प्रचार था उस पर काफी हद तक अंकुश लगा है और लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़ आ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, एक और चीज, क्योंकि अभी कोरोना मरीजों के लिए 2DG वैक्सीन DRDO की तरफ से लॉन्च की गई है, ये यमुनानगर में मरीजों तक के लिए कब तक पहुंच पाएगी? इसको लेकर कुछ जानकारी? वैक्सीन कही आपने? जी, DRDO की तरफ से डॉक्टर साहब जो 2DG एक दवा लॉन्च की गई है, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि वो मरीजों को ठीक करने में कारगर साबित होगी और उनके जो बाहरी स्रोतों पर ऑक्सीजन की निर्भरता है उसको ये कम करेगी। तो ये दवा कब तक यमुनानगर में मरीजों तक पहुंच पाएगी? जैसे आपने कहा कि ये वैक्सीन नहीं है, ये बेसिकली एक दवा है जो वायरस की रेप्लिकेशन को कम करती है, जो वायरस के लोड को कम करती है। और यदि वायरस का रेप्लिकेशन और वायरस का लोड कम होता है तो बहुत संभावित होता है कि मरीज को ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है जी। तो ये कल ही लॉन्च हुई है और हरियाणा गवर्नमेंट विशेष तौर पे इसकी डिमांड भी रखी है। हमें उम्मीद है कि जल्दी ही हरियाणा में पहुंचेगी और हरियाणा में आते ही यमुनानगर जिले में भी पहुंचेगी और हम अपने मरीजों को इसको देने में कामयाब। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है, फिलहाल यमुनानगर जिले में क्योंकि अस्पतालों में जिस तरीके से बेड्स की कमी दिखाई दी, ऑक्सीजन की कमी दिखाई दी, हालांकि अब ताउते तूफान के बावजूद भी हरियाणा को ऑक्सीजन लगातार मिल रही है, 295 मीट्रिक टन के आसपास ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो क्या अब लोग यमुनानगर के मानकर चलें कि अस्पतालों में पहुंचेंगे तो इलाज उनको बेहतर मिल पाएगा, ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, बेड मिल पाएगा? यदि हम बात करें, आज हमारे जिले में 597 जो है वो बेड ऑक्यूपाइड है, जिनमें से 118 हमारे आईसीयू बेड्स हैं, 29 वेंटिलेटर है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास एक वेंटिलेटर 30 जो है वो आईसीयू बेड्स और 416 बेड्स जो है इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एंड नॉन ऑक्सीजन आज की डेट में भी यमुनानगर में वेकेंट है। तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं है कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं लोगों को, लगातार बेड मिल रहे हैं। और हमने 300 बेड की एक वैकल्पिक व्यवस्था तेजली स्टेडियम में और तैयार कर दी है, अगर हमें आवश्यकता पड़ती है तो वहां पे भी हम लोगों को एडमिट कर सकते हैं। फिलहाल भी हमारे पास 416 बेड हैं यमुनानगर के में वेकेंट। जहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई की बात है तो लगभग 3 से 4 मीट्रिक टन की रोज हमारी लिक्विड ऑक्सीजन की खपत है और हमें इतनी ऑक्सीजन लगातार प्रतिदिन के हिसाब से मिल रही है। इसके साथ साथ यमुनानगर में एक ऑक्सीजन प्लांट भी है जो लगभग 400 सिलेंडर की जो है आपूर्ति रोज कर रहे हैं। तो फिलहाल की आज की स्थिति है कि हमारे पास ऑक्सीजन का के लिए कोई, बिल्कुल हम ये मान सकते हैं कि जितनी हमारी खपत है उतनी हमें सप्लाई हो रही है।
लेकिन ऑक्सीजन की वजह से किसी को दिक्कत हो रही है ऐसा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक और चीज मैं, क्योंकि यमुनानगर में जो स्थिति है आप बेहतर तरीके से समझते हैं, आप एक मैसेज क्या देना चाहते हैं फिलहाल मौजूदा स्थिति में, क्योंकि मामले कम हो रहे हैं, आपकी तरफ से यमुनानगर के लोगों को क्या मैसेज? देखिए, पहले भी हमने देखा है कि जैसे ही ये इस तरीके का लोगों में जब केसेस बढ़ते हैं, अनफॉर्चुनेट डेथ होती हैं, तो लोग डर जाते हैं। जी। लेकिन जैसे ही लगता है कि केसेस कम हो रहा है, विस्तार कम हो रहा है, तो हम अपनी उस नॉर्मल प्रक्रिया में चले जाते हैं, और ऐसे में फिर एक बार से दोबारा संभावना बनती है कि लोग पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो मेरी अपील है आपके माध्यम से सभी जिलावासियों को भी, प्रदेशवासियों को भी, कि इसको किसी भी तरीके से कोरोना को हल्के में ना लें। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि कोरोना से कोई भय होने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है, और अगर किसी का इम्यून स्तर कम है तो उसकी जान पर ये भारी बीमारी पड़ सकती है। तो बीमारी को हल्के से ना लें, लेकिन बीमारी का खौफ नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को यदि सिम्टम है तो वो छिपाए नहीं, तुरंत अपने कर्मचारी जो कोई भी जो हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसके संपर्क में आए, और उसको हॉस्पिटलाइज भी किया जाएगा। और इससे किस तरीके का सिम्टम को छिपाने से जो बीमारी दूर नहीं होगी, सिम्टम को बताने से, अर्ली उपचार से, जल्दी उपचार से भी जो मरीज है जल्दी बाहर आ सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर विजय दहिया, जो कि सीएमओ थे, यमुनानगर के हमारे साथ जुड़े थे और तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।